वनडे क्रिकेट के हिस्ट्री में एक दूसरे को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम है जिन्होंने 96 बार फेस किया है, जिसमें से 45 मैचेस दोनों टीमों ने जीते हैं। 4 मुकाबले उसमें से नो रिजल्ट के तौर पर गए हैं, 2 मुकाबले टाई हो चुके हैं। तो बिल्कुल बराबरी का रिकॉर्ड रखने वाली ये दोनों टीमें जब 2023 के बाद जो कि ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ जब आखिरी बार भिड़ी थी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, दोबारा जब यहाँ पर आकर के 2025 के लगभग अंत में एक दूसरे के खिलाफ एक ओडीआई सीरीज खेलेंगी, जहां पर जो इंग्लैंड की टीम है ये गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर और आज का यह पहला वनडे मैच वो खेलेगी 26 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, दोपहर को 2 बजे से वहां की लोकल टाइम के हिसाब से एक डे नाइट वनडे मैच जो कि होगा बे ओवल माउंट मौंगनुई के मैदान पर। तो वहां पर पिच और कंडीशंस के बारे में सबसे पहले देखने की शुरुआत करें तो जो आखिरी के 4 वनडे मैचेस इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं उसमें अगर आप देखें तो यहां पर 264 के जवाब में 221 के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई है। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में स्कोरिंग अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत थ्रेट होता है तेज गेंदबाजों के खिलाफ, खास करके उन टीमों को जो तेज गेंदबाजी यानी कि पेस और स्विंग को जिसमें बाउंस भी एडेड होता है खेलने की उतनी आदी होती नहीं, खास करके एशियन टीमों में। तो इसी वजह से वो डिफरेंस आपको पहली और सेकंड इनिंग के पावर प्ले में देखने को मिलेगा भी, जहां पर विकेटें तो ज्यादा नहीं गिरी लेकिन स्कोरिंग में भी अगर आप देखें तो पहले इनिंग का स्कोर पाकिस्तान की टीम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाई और पहले मैच के अंदर 7 विकेट पेस और 1 विकेट स्पिन ने लिया पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग के अंदर 9 विकेट पेस और 1 विकेट लिया स्पिन ने। और दोनों टीमों की ये दोनों टीमें जो है पाकिस्तान न्यूजीलैंड ये पेस अटैक के लिए ही जानी जाती है, तो निश्चित तौर पर पेसर्स के ही पास सारी विकेटें यहां पर गई भी हैं। लेकिन सेकंड लास्ट मैच में अगर आप देखें तो इंडिया और न्यूजीलैंड का यह मैच है जो कि निश्चित तौर पर 296 रन बनाए इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर। यहां पर भी 6 विकेट पेसर्स लेकर गए, पहले 10 ओवर के पावर प्ले में 2 विकेट गिरी 56 के स्कोर पर। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने उस स्कोर को भी चेज कर दिया जहां पर 5 में से 4 विकेट सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मिली। पावर प्ले में भी शुरुआत इन्होंने बहुत अच्छी करी और उसके बाद और भी 2 मुकाबलों को अगर आप देखें जहां पर नीदरलैंड्स के 202 के स्कोर को न्यूजीलैंड ने आसानी से चेज किया, फिर न्यूजीलैंड के 243 के स्कोर को यहां पर इंडियन टीम ने बड़ी आसानी से चेज किया। तो इस पूरे पिच रिपोर्ट को ये जो स्कोर कार्ड में दिख रहा है जिसमें आखिरी 4 मैच में 3 बार स्कोर चेंज हुआ है, लेकिन टोटल 12 मुकाबले इस ग्राउंड पर अभी तक ओडीआई हिस्ट्री में खेले गए हैं, ओडीआई फॉर्मेट में 50 ओवर के। और उसमें जो रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबरी का है। 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। तो एक्चुअली गेम वहीं पर बनता है जब होते हैं डे नाइट मैचेस, और डे नाइट मैचेस होते हैं ना तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे जो तीनों के तीनों मुकाबले स्कोर चेंज करने वाली टीमें जीती हैं वो डे नाइट वनडे मैचेस में ही है। तो एक्चुअली यहां पर वेदर का भी खेल होगा जो कि आपको मैं टॉस के ही बात बताऊंगा कि वेदर कैसा है। वेदर को देखने के बाद ही कोई टीम अगर आसमान पर बादल होते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है पहले फील्डिंग ही करना चाहेगी, और वैसे भी पहला मैच है तो फील्डिंग ही करना कोई टीम यहां पर पसंद करेगी। रिकॉर्ड्स भी डे नाइट वनडे मैचेस में उसी को काफी हद तक फेवर करते हैं। और इन आखिरी 4 मैच में जहां पर स्पिन को 12 और पेस को 42 विकेटें मिली हैं और 42 में से भी 29 विकेटें पहली इनिंग में मिल गई हों, तो ये यही जो आंकड़े हैं क्लियर कर देते हैं कि टॉस जीतने के बाद ना सिर्फ पहले फील्डिंग कोई टीम करना चाहेगी बल्कि उसी के जीतने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी इन सभी आंकड़ों को तो निश्चित तौर पर हमने देखा पास्ट के बेसिस पर जो मैचेस यहां पर हुए हैं, लेकिन करंट में जब ये मैच स्टार्ट होगा टॉस हो जाएगा तो उस टाइम पर वेदर कैसा है, पिच कैसी है, दोनों टीमों ने फैसला क्या किया है टॉस जीतने या हारने के बाद, उसके बेसिस पर जो मेरी अपनी फाइनल टीम कुछ बनेगी, 2-3 टीमें बनाऊंगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ज्यादा टीमें बनाना चाहते हो तो आपको मौसम के बारे में पता होना चाहिए, पिच के बारे में, तो वो वेदर का अपडेट और पिच रिपोर्ट वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं टॉस के बाद दूंगा, सब कुछ बता दूंगा सिंपली। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए। फिलहाल आपके सामने ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, जहां पर पूरी उम्मीद है कि सचिन रविंद्र और विल यंग ओपन करेंगे, केन विलियमसन की वापसी हो रही है, डैरेन मिचेल नंबर 4 पर आएंगे, उसके बाद विकेट कीपर बैटर टॉम लैथम है, मार्क चैपमैन है, माइकल ब्रेसवेल है जो कि एज ऑलराउंडर खेलेंगे, और उसके बाद यहां पर आते हैं सेंटनर जो कि टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। बाकी नेथन स्मिथ को ऐड किया गया वनडे मैचेस में, रिसेंटली ना नेथन स्मिथ खेलते रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। और बाकी जेकब डफी और मैट हेनरी तो इनके निश्चित तौर पर एक अनडिवाइडेड पार्ट से हैं जो कि लगातार खेल रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके बाद जो बेंच पर बचे हुए प्लेयर है वो जैकरी फूक्स हैं, काइल जेमिसन है और डेवॉन कॉनवे है। तो हो सकता है काइल जेमिसन को मौका मिले आज के इस मैच में भी नेथन स्मिथ की जगह पर, ये तो हमको प्लेइंग 11 के आने के बाद पता चलेगा। बाकी आकर के दोनों टीमों के सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम बात करें और जैसा कि उनका प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर आपने देखा बेंच पर कौन से प्लेयर हैं, तो उन्हीं सभी स्क्वाड के सभी प्लेयर्स का आप देखेंगे अब यहां पर करियर का डेटा कि वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में इन लोगों ने एक्चुअली किया क्या है। जहां पर विल यंग का करियर देखें तो 46 वनडे मैचेस में 1674 रन है, 40 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग में 43 तो सेकंड इनिंग में 37 का एवरेज है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं शो करता कि किसी के स्पेसिफिक इनिंग में बहुत खराब या बहुत बेहतर खेलते हैं। दोनों इनिंग्स में काम इन्होंने बढ़िया किया है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में कैसे फॉर्म में है,
कैसा खेले हैं जब भी खेले इंग्लैंड के खिलाफ और इस मैदान पर कैसा खेले हैं वो आगे आपको जरूर देखना है। जिसमें सचिन रविंद्र के भी आंकड़े आप देखें तो 44 का बैटिंग एवरेज है केवल 29 मैचेस में, दोनों इनिंग्स में जबरदस्त बैटिंग एवरेज है, बॉलिंग भी कर देते हैं। और जब बॉलिंग की बात आ ही रही है ना तो देखिए बैटर्स का तो पूरा करियर आप देख रहे हैं, इनिंग की बेसिस पर बैटिंग एवरेज देख रहे हैं, लेकिन बॉलर्स का क्या देखेंगे, बॉलर्स का देखेंगे स्ट्राइक रेट। नेथन स्मिथ एक ऐसे बॉलर है जो 10 मैच में 12 विकेटें ले चुके हैं, लेकिन ये जो विकेटें इन्होंने ली हैं और जितनी भी बॉलिंग करी है पहली इनिंग में या सेकेंड इनिंग में, पहली इनिंग में बॉलिंग करते हुए इनको 46 गेंदें लग गई हैं एक विकेट निकालने में, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए इनको 24 गेंदें लगी हैं केवल एक विकेट निकालने में। और उसका एक रीजन है, मेजर पार्ट इनका जो इनका क्रिकेट करियर है वनडे का ना वो न्यूजीलैंड में हुआ है। न्यूजीलैंड में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्पेसिफिकली स्विंग बॉलर्स को, और ये उसी तरीके के बॉलर हैं। तो इसी वजह से सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट इनका बेहतर भी होता है और ये चीज आज भी शायद होती हुई दिखाई पड़े। और बाकी उसी तरह से जेकब डफी और मैट हेनरी का पूरा करियर तो आप देखेंगे ही, इनका भी स्ट्राइक रेट अगर आप दोनों इनिंग का देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, दोनों इनिंग का कमाल के बॉलर है दोनों के दोनों, तो ये दोनों ज्यादा सेफ ऑप्शन बन भी जाते हैं। उसी तरह से काइल जेमिसन का भी आप देख लीजिए, जैकरी फुक्स को अभी डेब्यू करना बाकी है वनडे क्रिकेट में, तो उम्मीद करूंगा ये डेटा आपने समझा, जिसको देखा जरूर होगा, आपने नहीं देखा तो वीडियो को रोक करके वहीं पर देखिए, अब आकर के रिसेंट फॉर्म देखिए। और अभी इन दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच की सीरीज हुई, आपने देखा बारिश से प्रभावित मैच था, आखिरी मैच भी कंप्लीट हो नहीं पाया, लेकिन उस सीरीज के अलावा भी कई सारे प्लेयर यहाँ पर नए ऐड है, जैसे तो केन विलियमसन आ रहे हैं, विल यंग आ रहे हैं, टॉम लैथम आ रहे हैं, ये खेलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे सीधे सीधे प्लेइंग 11 में। तो प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है अगर आप देखें, विल यंग जिनका करियर तो 40 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन रीसेंट टाइम अगर आप देखें ना तो लगातार हर मैच में स्टार्ट अच्छा कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहे। और उसके बाद सचिन रविंद्र की बात करें तो उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी का मेन इशू। लेकिन जैसे ही, चूंकि ये भी रीसेंट टाइम है ना, ये सारे प्लेयर्स ज्यादातर T20 मैचेस ही खेले हैं, तो इसी वजह से ये नंबर्स आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जहां पर स्ट्रोक प्ले करना होता है। हालांकि विल यंग के साथ ऐसी चीज नहीं है, उनको दिक्कत है रीसेंट टाइम में बड़े स्कोर में अपने शुरुआत को कन्वर्ट करने में, लेकिन दोनों प्लेयर काफी बेहतर हैं निश्चित तौर पर, यह बात तो पक्की है। उसमें से सचिन रविंद्र ज्यादा सेफर ऑप्शन है क्योंकि ये बॉलिंग के चांसेस भी बनते हैं। इसके बाद आते हैं केन विलियमसन, अब इनको तो वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट बैटर में से एक कहा जाता है। हालांकि रिसेंट टाइम में ये भी ना ज्यादातर केवल T20 मुकाबले ही खेले हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर हो लीग खेलना, चाहे वो द 100 हो, चाहे T20 ब्लास्ट हो, यहाँ पर भी इनके स्कोर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। लेकिन वनडे क्रिकेट के हिसाब से सचिन रविंद्र और साथ ही साथ केन विलियमसन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इस टीम की तरफ से। और उसके बाद आते हैं डैरिल मिचेल, इनका भी फॉर्म उसी वजह से आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि ज्यादातर T20 क्रिकेट ही खेले। अगर आप देखें ना आखिरी 6 में से 3 बार तो नॉट आउट भी लौटे हैं, तो निश्चित तौर पर इनको भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा जिनको केन विलियमसन और सचिन रविंद्र की कैटेगरी में निश्चित तौर पर एक बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन। और इसमें तो टॉम लैथम भी आ जाते हैं जो अभी लास्ट मैच में सेंचुरी लगा करके आ रहे हैं, ये तो अच्छे खासे फॉर्म में भी हैं, तो इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते स्पेसिफिकली विकेट कीपिंग सेक्शन में। उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन, बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आएंगे, तो निश्चित तौर पर इनकी वो यूटिलिटी होती नहीं अपनी टीम में। हाँ, चूंकि मल्टीपल टीम अगर आप बना रहे हैं तो कुछ टीमों में मार्क चैपमैन को, तो कुछ टीमों में आप विल यंग को एज ए रोटेटरी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं माइकल ब्रेसवेल, इनके भी नंबर्स आपको देखने में बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 से 8 ओवर की बॉलिंग मिनिमम करके देंगे ये, और साथ ही साथ बैटिंग में भी रोल मिल गया तब तो और भी बड़ा रोल हो जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक रहेंगे, जिसमें सैंटनर भी आते हैं। नंबर्स इनके भी आपको बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, इवन नेथन स्मिथ के भी नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अभी आपको मैंने करियर के टाइम पर बताया कि ये सेकंड इनिंग के लिए ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन बनते हैं। और बाकी जेकब डफी और मैट हेनरी, 2 ऐसे नाम इस टीम के अंदर है जो कि निश्चित तौर पर इनको इग्नोर करना किसी भी टीम में, वो आप निश्चित तौर पर काफी बड़ा खतरा ही मोल लेते हैं। तो ये दोनों भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक होंगे। तो चाहे जेकब डफी हो, चाहे मैट हेनरी हो, और इवन यहाँ पर मैं मिचेल सैंटनर को भी उसी कैटेगरी में रखूंगा, केन विलियमसन और डैरिल मिचेल को। तो अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या आता है कि ये 2 बॉलर, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन जैसे 2 बैटर और मिचेल सैंटनर जैसे बॉलिंग ऑलराउंडर, ये 5 ऐसे प्लेयर जिनके सामने डबल टिक लगाया मैंने ना, ये ऐसे प्लेयर होंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर 6 टीम आप बना रहे हैं तो उसमें से 5 टीमों में होने चाहिए। बाकी जो सिंगल टिक वाले प्लेयर है जैसे सचिन रविंद्र हो गए, टॉम लैथम हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, ये कम से कम 3 से 4 टीमों में होने चाहिए। और बाकी बचे हुए प्लेयर, चाहे वो विल यंग हो, चाहे वो मार्क चैपमैन हो, चाहे वो नेथन स्मिथ हो, ये आपके रोटेटरी ऑप्शन के तौर पर 1-1, 2-2 टीमों में आते रहेंगे, एक साथ ही आपकी टीम में रहेंगे नहीं। तो इस तरह से टीम आपको बनानी है जिसमें जैकरी
फुक्स और काइल जेमिसन और डेवन कॉनवे को भी नंबर्स आप देख करके रखिए। और निश्चित तौर पर ये प्लेयर अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में ना, जिसकी भी जगह पर खेलेंगे और जिसका रोल मैंने जो बताया है, इनका भी वही रोल होगा, उसी तरह से टीम में आपको पिक करना है। तो उम्मीद करूंगा कि रीसेंट फॉर्म और करियर आंकड़ों के बेसिस पर आपने काफी हद तक हर एक प्लेयर के बारे में इंडिविजुअली समझ लिया कि किसका क्या रोल होगा, किसको कितना ज्यादा टीमों में आपको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें कि न्यूजीलैंड की ये प्लेयर इंग्लैंड के खिलाफ कैसा परफॉर्म करते हैं, तो वो डेटा आपके सामने, जहां पर विल यंग जिनका करियर आपने शानदार देखा लेकिन रीसेंट फॉर्म खराब देखा, इंग्लैंड के खिलाफ भी इनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। अगर आप देखें तो 5 में से केवल 98 रन है, 19 का बैटिंग एवरेज है। और उसके बाद आते हैं रचिन रविंद्र जिनका बैटिंग एवरेज 72 है, केन विल्सन का 54 है, 65 का एवरेज यहाँ पर डैरिल मिचेल का। और यही एक रीजन भी है कि आपको मैं बता रहा था ना कि ये तीनों एक ऐसे ऑप्शन है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट हैं। अगर न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो आपकी टीम में लगभग हर टीम में बेसिकली होने चाहिए, जिसमें टॉम लैथम को भी आप इंक्लूड कर दीजिए। बाकी इन तीनों चारों के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है पीछे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको देनी है, जिसमें सैंटनर भी इंक्लूडेड है 15 मैच 15 विकेटों के साथ, मैट हेनरी भी हैं। हालांकि जेकब डफी खेले नहीं है कभी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट, तो इनका डेटा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेवॉन कॉनवे का भी बैटिंग एवरेज 97 का है, सारी बैटिंग पहली इनिंग में इन्होंने की है इंग्लैंड के खिलाफ। तो अगर ये खेलते हैं तो इनका भी इक्वल रोल होगा, जैसा आपको ने बताया कि जिस भी प्लेयर की जहां पर ये खेलेंगे उसके हिसाब से। हाँ, अगर ये खेलते हैं विल यंग की जगह पर, तब निश्चित तौर पर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होते हैं विल यंग से, तो आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू का डेटा अपने इसी होम ग्राउंड पर खेलते हुए, अगर आप देखें सारे के सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर बे ओवल में, विल यंग तो एक वनडे मैच खेले हैं, सेंचुरी लगाई है, तो ये एक निश्चित तौर पर ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर फिर भी होंगे, ऐसा नहीं कि सभी टीमों में रखिए। और उसके बाद आते हैं केन विलियमसन, डैरिल मिचेल और इवन टॉम लैथम, और इसके बाद मार्क चैपमैन, ब्रेसवेल जिनके 2 मैच की एक इनिंग में 59 रन है, 2 विकेटें हैं। और बाकी सैंटनर के 4 मैच 87 रन है, 2 विकेटें हैं। जेकब डफी और मैट हेनरी भी यहाँ पर वनडे क्रिकेट खेले हैं, बहुत ही शानदार आंकड़े हैं। काइल जेमिसन के भी 2 मैच में 4 विकेटें हैं। तो ये सारे डेटा, उसने तो आपको रोल क्लियर कर दिया प्लेयर्स का, लेकिन जो बैटर्स हैं उनकी भी वीकनेसेस को देखने के लिए प्लेयर बैटल में अगर आप आए तो देखें विल यंग एक ऐसे प्लेयर है जो कि आदिल रशीद को, सैम करन को वनडे क्रिकेट में फेस कर चुके हैं, और दोनों की गेंदों पर देखिए एक गेंद 2 गेंद खेले, रन एक भी नहीं, एक बार आउट हो चुके हैं। तो दोनों के खिलाफ इनको दिक्कतें रही हैं। हालांकि ओवरऑल स्पिन अच्छी खेलते हैं। बाकी रचिन रविंद्र की बात करें तो ये सैम करन की 22 गेंद पर 27 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। केन विलियमसन आदिल रशीद पर बहुत ही शानदार खेले, 144 गेंद पर 178 रन और केवल एक बार आउट हुए हैं, तो इनको तो वैसे भी कोई खास दिक्कत रहती नहीं किसी भी टाइप ऑफ बॉलिंग पर। बाकी टॉम लैथम एक बार आउट हुए आदिल रशीद पर, लेकिन रन बना करके। और बाकी डैरिल मिचेल सैम करन पर एक बार सस्ते में आउट हुए, एक बार ब्राइटन कार्ड्स पर, तो सैम करन हो गए, ब्राइटन कार्ड्स हो गए और साथ ही साथ आदिल रशीद हो गए। ये 3 ऐसे बॉलर हैं जो कि काफी बढ़िया रोल प्ले करते रहे हैं जब भी वनडे क्रिकेट में ये खेले हैं न्यूजीलैंड जैसे टीम के खिलाफ। तो ये तो ठीक पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड न्यूजीलैंड की टीम, उनके बारे में आपने सब कुछ जाना। फिलहाल आपके सामने है इंग्लैंड की टीम, और हो सकता है कि मैं वीडियो जब बना रहा हूं तो प्लेइंग 11 का अनाउंस हुआ नहीं है अभी मैच शुरू होने में काफी समय है। हो सकता है ये लोग प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें और थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर बनते दिखाई पड़ रही है, जहां पर जेमी स्मिथ ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, इसके बाद जो रूट है, जेकब बीथल है जो ऑलराउंडर है, हैरी ब्रूक जो टीम के कप्तान है, बाकी बटलर करेंगे विकेट कीपिंग बैटिंग, सैम करन है, उसके बाद ब्राइटन कार्ड्स, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद और लियो कुड। और ध्यान रखिएगा लियो कुड हो गए, जेमी ओवरटन हो गए, ब्राइटन कार्ड्स हो गए और सैम करन, जिसमें लियो कुड और सैम करन तो आपको पावर प्ले में ही दिखाई पड़ जाएंगे, प्लस ब्राइटन कार्ड्स के साथ बाकी जो बॉलर बचे वो मिडिल ओवर डेथ ओवर में मिला करके बॉलिंग करेंगे। ठीक उसी तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से भी जेकब डफी और मैट हेनरी आपको पावर प्ले में, प्लस जो भी खेलेगा चाहे वो हो काइल जेमिसन चाहे नेथन स्मिथ, तो मिडिल और डेथ ओवर में मिल करके बॉलिंग करेंगे। और स्पिनर्स तो जनरली मिडिल ओवर डेथ में आते ही हैं, ये भी आपको पता है। और बाकी इंग्लैंड का बेंच अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर हैं स्क्वाड में, लेकिन फिलहाल अभी पहला वनडे मैच वो नहीं खेल पाएंगे, ये कंफर्म है। बाकी लियम डॉसन है, सोनी बेकर है, टॉम बेंटन और रेहान अहमद भी हैं, ये पूरा का पूरा इनका स्क्वाड है। बाकी इनके स्क्वाड का करियर का डेटा, जैसे आपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का समझा था ना कि पूरा करियर चला कैसा है बैटर्स और बॉलर्स का, और इनिंग के बेसिस पर क्या रोल रहा है, वो भी आप यहां पर देखिए, जिसमें आदिल रशीद के आंकड़े आपको ऑब्वियस सी चीज है ना, सेकंड इनिंग के कमाल के हैं। वनडे क्रिकेट में केवल 14 का स्ट्राइक रेट है इनका, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो निश्चित तौर पर यह चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी कि आदिल रशीद ना सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर है तब तो कप्तान भी बन सकते हैं आपके टीम में। बाकी रीसेंट फॉर्म आपके सामने है न्यूजीलैंड इंग्लैंड के हर एक प्लेयर का, रीसेंट टाइम में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इनकी क्रिकेट में। जेमी स्मिथ निश्चित तौर पर थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो सकता है, आप कहें कि देखने में लगता है, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा लगा हुआ है। और उसके बाद आते हैं बेन डकेट, ये बल्कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, लेकिन जनरली ना रिसेंट टाइम पर हर एक क्रिकेटर ज्यादातर T20 मैच ही खेल करके आया है, कोई कोई वनडे डोमेस्टिक खेल करके आया है। तो इसी वजह से आपको वो नंबर्स थोड़े से ना ऊपर नीचे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इस टीम के अंदर चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे वो जेमी स्मिथ हो, निश्चित तौर पर
तीनों को आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, बैटिंग में बढ़िया प्लेयर साबित हो सकते हैं। उसमें से जो रूट एक ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं जो कि अनडिवाइडेड पार्ट होंगे आपकी किसी भी फैंटेसी टीम में। ये तो इनको हिलाना भी नहीं है और निश्चित तौर पर कप्तान है, वाइस कप्तान भी आपको बनाना है। और उसके बाद आते हैं जेकब बेथेल। इनके भी नंबर्स आपको वो चीज नहीं बताएंगे इनके बारे में जो वे हैं, काफी कमाल के बैटर प्लस बॉलर भी, तो निश्चित तौर पर इनको भी मैं एक सेफेस्ट कैटेगरी में मान करके चलूंगा। और बाकी हैरी ब्रूक हो गए, बेन डकेट हो गए और जेमी स्मिथ हो गए, ये तीन ऐसे प्लेयर है ना जो इनिंग के बेसिस पर, जैसे सेकेंड इनिंग की बैटिंग हुई तो इन दोनों का रोल ज्यादा होगा, जेमी स्मिथ और बेन डकेट का। पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो जेमी स्मिथ और बेन डकेट में से किसी एक को रखना है और प्लस ऐड कर लेना है यहाँ पर हैरी ब्रूक को। और बटलर तो निश्चित तौर पर ये भी एक वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन में से एक होंगे जिनको आपको इग्नोर करना है नहीं। रिसेंट टाइम के जो नंबर्स है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। सैम करन भी ठीक उसी में ऑप्शन में से एक आ जाएंगे, जो कि ये बल्ले और गेंद दोनों से अपना वो रोल प्ले करेंगे और वो एक ऐसा रोल होगा ना जिसमें सैम करन और जो रूट ये दोनों मिलकर के कप्तान और वाइस कप्तान बनेंगे ज्यादातर टीमों में आपके। और उसके बाद आते हैं ब्रैडन कार्स, अभी T20 सीरीज में बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए हैं। जेमी ओवरटन का भी एज अ बॉलर अच्छा फॉर्म लगा हुआ है। बाकी आदिल रशीद तो एक बेहतरीन ऑप्शन है और ये चीज आपको मैं बता भी चुका हूँ कि ना सिर्फ बेहतरीन फॉर्म में है और अभी T20 सीरीज में आखिरी मैच में 4 विकेट भी लिया था। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई तब तो आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं। ये तीसरे ऐसे ऑप्शन हैं इस टीम की तरफ से जो सेफेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। हालांकि ये कंडीशनल ऑप्शन है सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए। और बाकी लियो वुड निश्चित तौर पर चूंकि जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं है तो पहले मैच में खेलेंगे। फॉर्म थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है लेकिन शुरुआत में पहली इनिंग की बॉलिंग हो सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो पावर प्ले से काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उनका भी फॉर्म आप देख करके रखिए। और जो बाकी प्लेयर बारे में आपको मैंने बताया जिसमें 5 प्लेयर तो बेस्ट हैं, 3 कप्तान है, वैसे कप्तान के बेस्ट ऑप्शन है, बाकी प्लेयर्स रोटेटरी ऑप्शन के तौर पर जो आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बता चुका हूं ब्रूक, बेन डकेट और जेमी स्मिथ को लेकर के, उस तरह से टीम में आपको इनको इंक्लूड करना है। इसके बाद हेड टू हेड भी देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में क्या इनके आंकड़े हैं। तो दोनों ओपनर्स तो खेले नहीं लेकिन जो रूट के आंकड़े देखिए 26 मैच में 1000 से ज्यादा रन है, 47 का एवरेज है इनका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी कमाल किया है। हालांकि नंबर्स हैरी ब्रूक के न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी खराब हैं। हैरी ब्रूक का 4 मैच केवल 62 रन है, 15 का एवरेज है। बाकी बटलर के 22 मैच में 41 का बैटिंग एवरेज है, 781 रन है। बाकी सैम करन के 4 मैच में 3 विकेट हैं, ब्रैडन कार्स के 1 मैच में 1 विकेट है, आदिल रशीद के 15 मैच में 18 विकेट हैं। स्ट्राइक रेट दोनों इनिंग का उतना इंप्रेसिव नहीं है लेकिन सेकंड इनिंग का थोड़ा सा बेटर है। और बाकी यहाँ पर जोफ्रा आर्चर भी नीचे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि ये आज के वनडे मैच में खेलेंगे नहीं तो इनके बारे में बात करने का कोई फायदा है नहीं। इसके बाद आकर के वेन्यू का डेटा अगर आप खोजने जाएंगे तो बे ओवल के इस मैदान पर ज्यादा इंग्लैंड के प्लेयर्स खेले हैं नहीं, केवल 1 मैच खेला है। जो रूट ने 9 रन बनाए हैं, बटलर ने 36 रन बनाए हैं और आदिल रशीद उसी मैच में खेले थे, विकेट नहीं ले पाए थे। तो ये डेटा है इनका वेन्यू का। और बाकी वीकनेस का डेटा अगर आप देखने जाए प्लेयर बैटल में तो जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके आंकड़े तो अभी आपने पीछे देखे कमाल के हैं। 26 मैच में ही 1000 से ज्यादा रन है लेकिन सेंटनर पर 3 बार आउट हो चुके हैं 168 गेंद पर 145 रन बना करके, 2 बार रचिन रविंद्र पर। तो रचिन रविंद्र की एक थोड़ी सी जो पार्ट टाइम बॉलिंग होती है उस पर फंसे हैं 2 बार। बाकी हैरी ब्रूक को मैट हेनरी ने एक बार बड़े सस्ते में आउट कर रखा है। स्पिन खेलने को लेकर के इनको भी दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली ऑफ स्पिन। और उसके बाद आते हैं जोस बटलर, सेंटनर पर ये भी 1 बार आउट है लेकिन रन बना करके, इवन हेनरी पर भी। तो चाहे बटलर होगा चाहे रूट होगा इनको किसी टाइप ऑफ बॉलिंग पर दिक्कत नहीं है। हैरी ब्रूक को मैट हेनरी पर तो दिक्कत है ही, साथ ही साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग पर भी। तो माइकल ब्रेसवेल इनके खिलाफ एक काफी यूजफुल ऑप्शन बनेंगे। और उसके बाद आते हैं सैम करन, ये भी मैट हेनरी की 13 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। तो ये तरह पूरा प्लेयर बैटर का डेटा, और डेटा कम था क्योंकि ज्यादा फेस नहीं किया इन दोनों टीमों ने रिसेंट टाइम में वनडे क्रिकेट में। 2023 के बाद तो पहली बार खेलेंगे ये दोनों वनडे क्रिकेट में टीमें। तो निश्चित तौर पर इसी वजह से डेटा भी प्लेयर बैटल का कमी था। फिलहाल जो भी आपने देखा वीडियो के दौरान उसकी बेसिस पर जो भी एनालिसिस मैंने दी, अपनी टीम तो आप खुद बनाइए। मैं भी अपनी फाइनल टीम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, 2 से 3 टीमें आपको दूंगा और साथ ही साथ वहां पर पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट भी दूंगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ कप्तान है बस कप्तान के कुछ चॉइसेस चाहिए तो जो रूट और रचिन रविंद्र, ये तो 2 सेफेस्ट ऑप्शन है जो कि सभी की टीम के कप्तान है बस कप्तान ऑलमोस्ट होने वाले हैं। लेकिन उसी में सैम करन एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन है। बेन डकेट या माइकल ब्रेसवेल को भी किसी टीम में आप यूज कर सकते हैं, 1 या 2 टीम में अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं। और बटलर तो होंगे ही। तो ये कुछ कप्तान है बस कप्तान के ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी टीम खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।